नमस्कार दोस्तों। पर्ल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे और इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठा रहे होंगे। आप अपने घर पर बैठ के बहुत अच्छे से अपनी आने वाले एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो पेपर आने वाला है उसके लिए हमने एक प्रैक्टिस सेट की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज प्रैक्टिस सेट 8 को हम सॉल्व करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन करते हैं। एक तार 56 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के रूप में मुड़ा हुआ है। मतलब एक वृत्त है, इसमें जो तार यूज हुआ है उसको कट किया, उसको सीधा किया और मोड़ के क्या बना दिया, इसको खोल के एक वर्ग बना दिया और वर्ग की भुजा पूछ रहा है। तो देखो, जितना तार इसमें यूज हुआ होगा इतना ही तार इसमें यूज हुआ होगा। तो इसमें कितना यूज हुआ होगा, इसकी जो पेरीमीटर है तो ये क्या होती है 2πr और इसका पेरीमीटर क्या होगा 4a। ठीक है, अभी 2πr की हम वैल्यू पुट करेंगे। ये 22/7 और रेडियस कितनी थी 56 और ये कितना 4a। 7 से 56 गया 8 बार, 4 से 8 गया 2 बार और a की वैल्यू आ गई 88 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में डी इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी को 30% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 80 रुपये कम पर बेचा जाता तो उस पर 10% की हानि होती। देखो, अगर मान लो 100 रुपये की कोई सीपी है, ठीक है ना, ये कह रहा है कि अगर 30% लाभ पे बेचा जाता तो 130 का बेचता, ये 30% प्रॉफिट था। और अगर इसको लॉस पे बेचते, अगर 10% के लॉस पे बेचते इसको तो ये -10% होता, तो ये कितना, ये 90 का बेचता। पर ये कह रहा है कि 80 रुपये कम पे बेचा, तो मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस था वो 80 रुपये था। बट परसेंटेज के हिसाब से देखूँ तो कितना डिफरेंस है, 10 ये हो गया और 30 ये हो गया, मतलब 40% सीपी की वैल्यू क्या है 80। और देखो सीपी यहाँ पे क्यों लिखा, बिकॉज जो प्रॉफिट होता है वो भी सीपी पे होता है, जो लॉस होता है वो भी सीपी पे होता है, तो दोनों जो परसेंटेज है वो सीपी की है। तो 40% सीपी अगर 80 है तो मेरे को क्या 100% निकाल लूँ मैं। 100% करने के लिए मेरे को 2.5 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो ये 100% सीपी आ गया। तो इधर भी करनी होगी 2.5, तो ये कितना, ये 200 आ गया। मतलब सीपी की वैल्यू कितनी आ गई 200 आ गई। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। यदि किसी रचना के अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर प्रकाशक को 20% लाभ मिले तो छूट को 15% तक बढ़ाए जाने पर प्रकाशक को कितना लाभ होगा। देखो, मैं 100 रुपये मान लेता हूँ एमआरपी। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि 10% की छूट दे दी, 10% डिस्काउंट दे दिया, तो ये 90 रुपये का हो गया सेलिंग प्राइस। और इसमें 20% का लाभ भी इंक्लूड था। 20% का मतलब क्या हो गया 1/5, तो क्या हो गया 5/6 कर सकते, क्योंकि मेरे को कॉस्ट प्राइस की तरफ जाना है। तो 6 से ये 15 बार और 15×5 75, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 75। अभी क्वेश्चन में दूसरा कंडीशन क्या दे रहा है कि अगर 15% बढ़ा दिया जाए छूट, तो अभी छूट देने के बाद वो कितने का हो गया 85 रुपये का, तो कितना प्रॉफिट होगा। तो देखो 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे हो रहा है 75 रुपये पे। तो इसको परसेंटेज में निकाल देते हैं, तो ये क्या 25 थी 75, 25 चौके 100, 40/3 आ गया, ये हो गया 13 सही 1/3%। ठीक है, इसका आंसर आ गया सी। बट देखो, क्वेश्चन आप पेपर में इस तरह से तो करोगे नहीं, ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है। इसका एक मेथड और भी शॉर्ट होता है कि सीपी और एमआरपी की आप डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, सीपी की वैल्यू होती है 100 माइनस जो भी डिस्काउंट दिया है। ठीक है, 10% का डिस्काउंट दिया था, और एमआरपी होती है 100 प्लस जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ था, तो 20% का प्रॉफिट हुआ था, तो सीपी कितनी आ गई 90 और एमआरपी कितनी आ गई 120। ये वैल्यू आ गई, ये रेशियो की वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू तो होती नहीं है। अभी ये क्या कह रहा है दूसरे कंडीशन में कि छूट को अगर 15% तक बढ़ा दिया, तो 120 एमआरपी थी, 15% का डिस्काउंट दे दिया, तो कितना हो गया 120 का 15% हो गया 18, मतलब 102 रुपये की होगी सेलिंग प्राइस और 90 थी कॉस्ट प्राइस। तो पूछ रहा अभी कितना प्रॉफिट होगा, तो देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है 12 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है 90 रुपये पे। तो इसको परसेंटेज में ये आ गया 40/3 और 13 सही 1/3%। तो ऐसे भी आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, देखो चौथा क्वेश्चन करते हैं। प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार ली। उसने वही राशि 12% वार्षिक दर पर आशीष को उधार दे दी। तदनुसार उसे 12 साल बाद 960 रुपये का लाभ मिला, तो उसने मूल राशि कितनी ली थी। ठीक है, उसने 8% पे बैंक से लिया और आशीष को 12% पे उसने दे दिया। तो देखो इसको प्रॉफिट कितने का हुआ 4% का, और ये 1 साल में हुआ, तो 12 साल में कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ होगा, इसको 48% का। और 48% की वैल्यू कितनी आ रही है 960। इसका मतलब अगर 48 से मैं 960 को काट दूं तो ये 20 बार जाएगा, मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो अगर मैं 100% की निकालूं तो 2 जीरो इधर लगाऊंगा तो 2 जीरो इधर लगा लूंगा, तो इसने कितने रुपए
लिए थे बैंक से 2,000 रुपये लिए थे। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, किसी मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% का ह्रास होता है, यदि उसका वर्तमान मूल्य 2 लाख है तो 2 वर्ष बाद क्या होगा। देखो 5% का मतलब क्या होता है, 1/20, मतलब 20 रुपये अभी वैल्यू है, 1 रुपये कम हो गई तो बची कितनी, 19। ऐसे ही अगले साल 20 रुपये थी, 19 बची। ये सक्सेसिव डिस्काउंट भी इसी तरह होता है, पॉपुलेशन का भी इस तरह होता है, बस पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट होता है, इसमें डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये कितना आ गया 400, ये आ गया 361। ठीक है, अब देखो एक्चुअल वैल्यू 400 तो है नहीं, ये क्या है 2 लाख, तो इसमें क्या 500 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो इसमें भी 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितनी आ गई, 2 जीरो तो इधर आ गई, 5 एक 5 5 6 30 की जीरो हासिल थी, 5 3 15 3 18, 1,80,500 आ गई 2 साल बाद जो वैल्यू आएगी। तो इसका ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी राशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 1 वर्ष के अंत में 650 और 2 वर्ष के अंत में 676 हो गई। देखो मैंने माना कि कोई पी एक अमाउंट थी, वो 1 साल के बाद कितनी 650 हो गई। ठीक है, और 2 साल में क्या हुआ इसको, ये हो गई 676। ठीक है, इसको देखो करने के कई सारे मेथड है, मैं 2 मेथड आपको बता देता हूँ, बिल्कुल बेसिक सेम ही है, उसी को बार बार बोलते हैं कि देखो जो P से 650 होने में जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज हुआ होगा, वही 650 से इसको 676 होने में भी यूज हुआ होगा। ठीक है ना, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, एक ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर से चलता है। ठीक है, तो अभी देखो 26 से कितनी बार गया 25, और ये कितनी बार गया 26 बार, 26 से फिर 650 कितनी बार गया 25 बार, तो पी की वैल्यू क्या आ गई 25 गुणा 25, और ये हो गया 625। ठीक है, अभी इसका आंसर आ गया सी। देखो यहाँ -2 की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस आएगा, और 2 की 3 बार जाएगी तो ये 8 हो गया, यहाँ पे माइनस बाहर रह जाएगा, ये कितना 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, और ये -1, तो ये कितना हो जाएगा 8 और 4 12, 12 और 1 13, 13 में से 2 गए 11, तो माइनस के 11 आ गए, इसका 20 का आंसर हो गया। 8वां क्वेश्चन करते हैं, 18 फीट चौड़ी है और 22 फीट लंबी है। ठीक है, इसका एरिया कितना आ जाएगा, इतना है। इसका मासिक किराया कितना है 2244, तो 12 महीने का क्या 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने रुपए देता है। और मेरे को निकालना है 1 फीट स्क्वायर का, 1 फीट स्क्वायर का इसका वार्षिक किराया कितना होगा, तो इसमें डिवाइड कर देंगे। देखो 2244 गुणा 12 बटे 22 गुणा 18, इसको सॉल्व कर लेंगे, 68 रुपये इसका वार्षिक किराया हुआ, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। ये 9वें क्वेश्चन में बोलता है 900 रुपये को ए बी सी में क्रम से 4 5 6 के अनुपात में बांटो और ए और सी की प्राप्ति का अंतर बताओ। देखो 900 रुपये हैं, इनको 3 फैक्टर में डिवाइड करना है, क्या है 4 5 और 6, इन तीनों के रेशियो का अगर मैं ऐड करूँ तो ये कितना होगा 15, पर यहाँ पे वैल्यू कितनी 900, तो 15 को 900 करने के लिए 60 से गुणा करनी होगी। और देखो ए और सी का देखना है हमको, ए ये है, बी और सी, ए और सी का देखना है कि इनमें डिफरेंस कितना है, तो कितना डिफरेंस है 2 का, तो यहाँ पे भी 60 से मल्टीप्लाई होगी, तो कितना 120 रुपये का डिफरेंस आएगा जो इनकी प्राप्ति होगी। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, कह रहे एक संगठन है उसमें 40% जो वो 10th पास है, जो शेष बचा उसका 50% ग्रेजुएशन है, और उसके बाद जो बचे वो 180 जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो कह रहा है जो ग्रेजुएशन कर्मचारी उनकी संख्या बताओ। देखो अगर मैं टोटल 100 मान लेता हूँ तो 40% तो ये मैट्रिक हो गए, इनको छोड़ दो, बचे कितने 60, और 60 के भी जो 50% था, मतलब 50% कितना 30 हो गया, और जो बचे कितने वो 30 बचे। तो कह रहा है कि जो ये बचे थे ये पोस्ट ग्रेजुएशन थे, 180 लोग जो थे ये पोस्ट ग्रेड थे। ठीक है ना, तो 30 की वैल्यू क्या 180 आ रही है, तो इधर पूछ रहा है कि इस स्नातक में जो कर्मचारी उनकी संख्या कितनी होगी, स्नातक भी 30 है तो इनकी संख्या भी 180 आएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा सी इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, यदि जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़े तो 3 वर्षों के बाद उस शहर की जनसंख्या होगी। देखो 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब 10 है तो 11 हो जाएगी, फिर 10 है तो 11 हो जाएगी, 10 है तो 11 हो जाएगी। ठीक है, मतलब 1000 की वैल्यू 1331 हो जाएगी, पर यहाँ 1000 तो है नहीं 10,000 है, मतलब एक जीरो बढ़ा दो, तो यहाँ पे भी एक जीरो बढ़ा दो, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। ऐसे क्वेश्चन होगा तो आपको पहले से स्टैंडर्ड पता होना चाहिए, तो डायरेक्टली आप आंसर टिक करो, आपको इतना सॉल्व भी ना करना पड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है एक रकम साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2240 रुपये हो गई और 5 वर्ष में 2600 रुपये हो गई। देखो एक मैंने मान लिया पी, ये 2 वर्ष में कितनी हो गई, ये होगी 2240 रुपये, और 5 साल में कितना हो गया 2600 रुपये। ठीक है,
तो 3 साल में ये इंक्रीमेंट हुआ होगा। और देख साधारण ब्याज क्या होता है ना, सेम ही इंक्रीमेंट होता है हर साल, तो ये 3 साल में चेंज हुआ होगा। ये 3 साल में कितना हुआ, तो 2600 में से 2240 रुपये हम घटा लेंगे। देखो 3 साल में कितना आया, 360 रुपये। इसका मतलब 1 साल में कितना हो गया, 120, और 2 साल में कितना हो गया, 240। मतलब ये जो यहाँ पे बढ़े थे 2 साल में, ये 2240 हुई थी अमाउंट। इसका मतलब 2240 में 240 जो वो ब्याज गए 2 साल का, तो अमाउंट कितनी आ गई, 2000 रुपये। यही पूछ रहा था कि कितनी अमाउंट है, ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33वां। कह रहा है 9 विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिए हुए हैं, इनकी माध्यिका बताओ। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको एक क्रम में लिख देंगे, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। जो बीच की वैल्यू होती है वो माध्यिका होती है। तो यहाँ पे 9 विद्यार्थी हैं, तो 4 इधर रह गए और 4 इधर रह गए। बीच की वैल्यू कौन सी आई, 62, तो हम डायरेक्टली 62 को टिक कर देंगे। ऐसे भी हो सकता है कि ये 9 विद्यार्थी न हो गए, 8 विद्यार्थी होते, मान लो ये नहीं होता, तो तब कैसे करते, तो 57 और 62 को जोड़ते और बटे में 2 कर देते, तब ऐसे निकालते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घोड़ा और एक गाय प्रत्येक 12,000 रुपये में बेचे गए। घोड़े को 20% की हानि पे और गाय को 20% के लाभ पे बेचा गया। पूरे लेन देन का परिणाम क्या होगा। देखो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, मतलब 5 रुपये की चीज़ 6 में बेची जो प्रॉफिट में थी, और जो लॉस में बेची वो 5 रुपये की चीज़ 4 में बेची। पर ये क्या कह रहा है कि 12,000 रुपये में बेचे गए प्रत्येक, तो इसका मतलब क्या होगा, जो सेलिंग प्राइस है ना वो सेम है। तो सेलिंग प्राइस सेम करने के लिए इसमें 2 से गुणा कर देता हूँ, इसमें 3 से, और यहाँ पे गुणा की तो यहाँ पे भी करनी पड़ेगी और इधर भी करनी पड़ेगी। ये क्या हो गया 10, ये क्या हो गया 12, ये क्या हो गया 15 और ये हो गया 12। देखो सेम हो गया। अब ये देखो ये हो गया 25 रुपये और ये हो गया 24 रुपये, मतलब 1 रुपये का लॉस हो रहा है। पर ये क्या बोला था कि 12,000 में एक को बेचा, तो दोनों को कितने में बेचा होगा, 24,000 में। तो इसको 24 में 1000 से गुणा कर लेते हैं। तो देखो एक का लॉस हो रहा था, तो मतलब 1000 रुपये का लॉस हो रहा है। यही पूछ रहा है कि कितने का लॉस हुआ, 1000 रुपये की हानि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 बेलन है ए और बी, उनके आधारों के अर्धव्यास मतलब त्रिज्या का रेशियो दिया हुआ है, और उनकी ऊंचाई का रेशियो दिया हुआ है n/1। कह रहा बेलन ए का आयतन बेलन बी के आयतन का 3 गुना है, n का मान बताओ। ठीक है, तो हम एक का आयतन लिख देते हैं बेलन का, πr1² h1, और दूसरे को हो गया πr2² h2, और इनका जो रेशियो वो 3:1 है। ठीक है ना, देखो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा। r1 की वैल्यू क्या आ रही है, 3 3 9, और h1 की वैल्यू क्या थी n, और इधर नीचे क्या r2 की वैल्यू क्या थी 4, और h2 की वैल्यू क्या थी 1, तो ये हो गया 3/1। 3 से देखो ये डायरेक्टली 3 कट जाएगा, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3। तो n की वैल्यू यहाँ पे कौन सी आ गई, a आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x + y के क्यूब का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो x³ हो गया y³ + 3xy x + y, ये वाला आंसर हो जाएगा उसका। अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसके गुणनखंडों का एक गुणनखंड है, तो इसके फैक्टर करवाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, हम फैक्टर कर देंगे। देखो ये a³ - b³ की फॉर्म बन रही है, बशर्ते कि मेरे को यहाँ पे -1 चाहिए, तो ले लेता हूँ मैं -1। x³ - 3x² + 3x - 1 -1 कर लेता हूँ। अभी आप इसको देखो, ये क्या है, ये क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x³ माइनस यहाँ से 3x कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो ये हो गया x - 1 और ये हो गया -1, और ये है ही पहले से, तो ये x - 1 का होल क्यूब हो गया। ठीक है, और इतना ये यहाँ तक का। ठीक है, और ये माइनस ये 1 का होल क्यूब हो गया। अब a³ - b³ का फॉर्मूला खोल देंगे। a³ - b³ का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। a³ - b³ का फॉर्मूला होता है a - b a² + b² + ab। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है x - 1 हो गई, और -b की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। ठीक है, और अंदर क्या होगा a² मतलब x - 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस b² क्या 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस ab क्या है x - 1 कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x - 2, और अंदर क्या होगा x - 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 1 - 2x, और यहाँ पे क्या होगा +1 + x - 1। ठीक है, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा x² + 1, और ये -2x और x क्या हो गया माइनस का x। ठीक है, और बाहर क्या बचा हुआ था x - 2। अभी देखो कौन सा इसमें फैक्टर आ रहा है, तो x - 2 तो नहीं है, और ये क्या है x² + 1 - x, तो इसका b इसका आंसर है। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा cos 2 थीटा के बराबर नहीं है,
तो देखो कॉस टू थीटा किस किस के बराबर होता है वो मैं बता देता हूँ आपको। पहला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं अब कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लूँ तो ये क्या हो जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और अगर मैं यहाँ पे साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लूँ तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। और एक फोर्थ होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अभी देखो इनमें से कौन सा है, तो कौन सा नहीं है, इसका सी आंसर है जो इसके बराबर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज की माध्यिकाएं होती है, देखो त्रिभुजों में कितनी माध्यिकाएं होती हैं, जिसको हम मीडियन भी बोलते हैं। ये एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है ना, यहाँ से इसके बीच के पॉइंट को हमने जोड़ा, यहाँ से इसके बीच के पॉइंट को जोड़ा और यहाँ से इसके बीच के पॉइंट को जोड़ा। देखो इसके बाद और कोई पॉसिबल नहीं है, तो कितनी माध्यिकाएं हुई, 3। और जिस पॉइंट पे कट करते हैं इसको हम सेंट्रॉइड बोलते हैं और हिंदी में हम केंद्रक बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया, सी हो गया। अब पूछ रहा रेखा का वह भाग जिसके 2 अंतः बिंदु हों कहलाता है, उसको रेखाखंड कहते हैं, ठीक है। होप आपको सबको समझ आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।